Good morning student. Today we will continue same chapter 3 Nazism and the rise of Hitler. In previous topic you read about rise of power and destruction of democracy. After that reconstruction of economy. How was Hitler reconstruct the economy of Germany? Today we will take a new topic, the Nazi world view, यानी कि विश्व की नज़र में नाजी का क्या नज़रिया था ये हम पढ़ेंगे। The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practice, यानी जो जुर्म नाजीज ने, चाहे वो हिटलर हो चाहे वो उसके फॉलोअर्स हो, उन्होंने जो कृत्य किए थे, उन्होंने जो जुर्म किए थे, वो जुर्म किसके लिए किए थे? सिर्फ अपने मूल्यों, उनकी मान्यताओं और उनकी प्रैक्टिस यानी कि उनके व्यवहार और विचारधाराओं पर आधारित थे। इसी कारण से उन्होंने इतने जुर्म किए। According to Nazi ideology, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. तो नाजी के अकॉर्डिंग, यानी नाजी आइडियोलॉजी यानी थिंकिंग थी, उन लोगों की थिंकिंग थी, हिटलर की थिंकिंग थी कि जो नाजीज हैं वो सिर्फ कैसे होने चाहिए? ब्लंड, यानी इक्वलिटी बिटवीन पीपल, यानी दूसरी तरह के लोग उनके बीच में नहीं होने चाहिए। Synonymous with Hitler worldview, according to this, there is no equality between people but only a racial hierarchy. In this view, blue-eyed नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, यानी कि जो गहरी नीली आंखों वाले और जिसके कह सकते हैं सुनहरे बाल होते हैं, वो ही वहाँ पे टॉलरेटेड थे, और दूसरे लोग जो जूस थे वो क्या थे? उसके सबसे नीचे के पायदान पे थे, यानी कि अनवांटेड पर्सन के रूप में वो माने जाते थे, जाने जाते थे। यानी जो नाजी थे वो किसे टॉलरेट करते थे? सिर्फ ब्लंड एंड ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस को हिटलर टॉलरेट करता था। हिटलर्स रेशियलिज्म borrowed from thinkers like चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ये क्या है? मतलब वो वैज्ञानिक हैं जो वनस्पतियों के लिए यानी पौधों के लिए जीव विज्ञान पर आधारित कार्य को करते थे। तो उसके ऊपर इसने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट रहेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम एटमॉस्फेयर जो चेंज होता जाएगा वो ही सर्वाइव कर पाएगा, वरना दूसरे नहीं कर पाएंगे। डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only the species survive on Earth that could adapt themselves to changing climatic condition. यानी कि वो ही रह पाएगा जो कि according to climatic condition अपने आप को बदल लेगा। जैसे कि अभी आज के टाइम में आप अपने पेरेंट्स से या जो दादा दादी उनसे आप सुनते होंगे कि अब मौसम में बहुत बदलाव आ गया है, यानी कि जो क्लाइमेट है वो कह सकते हैं अप्रॉक्स 30 ईयर्स 30 से 40 या 50 साल के बाद अपना नेचर चेंज करता है। तो अभी क्या है, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इनका ये मानना था, ये क्या जो लैबोरेटरी जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे उनका ये मानना था कि जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंजेस सर्वाइव कर लेगा वो ही फिट रहेगा और वो ही बेस्ट सर्वाइवल होगा। तो इसी विचारधारा को
किसने लिया? हिटलर ने लिया और उसने आगे बढ़ाया। उसने आगे बढ़ाने में ये माना कि जो गोरे, सुंदर, सुनहरी बालों वाले, नीली आंखों वाले लोग होंगे वो ही बेस्ट आर्यंस या नाजी जर्मनी में सरवाइव करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे। The strongest race would survive and the weak ones would perish. जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी यानी जो हिटलर चाहता था अगर वो उसी के ऊपर खरे उतरेंगे, उसी पर आधारित होंगे तो क्या हो सकेगा? वो जिंदा रहेंगे, बाकी सबको वो अनदेखे कर दिए जाएंगे या उनको उसके लिए सजा मिलेगी। अदर एस्पेक्ट जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक तो उसका आइडियोलॉजी में एक तो ये था कि जो लोग होंगे वो एक समान होने चाहिए और प्योर आर्यंस होने चाहिए, वो ही जर्मनी में रह सकते हैं। अब उसका जो दूसरा आइडिया था, दूसरी आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। लेब्रेस्ट नाउन यानी क्या? उसकी अपनी जर्मन लैंग्वेज में मतलब होता है लिविंग स्पेस, यानी लोगों के रहने के लिए जगह बनाना। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर भी आर्मी में था और उसने ये देखा था कि बुरी तरह से उनकी परास्त हुई है, वो हारे हैं और फिर अब उनको रिसोर्स यहाँ तक कि लोग और लैंड भी उनको किसको देना हो रहा है? एलाइड पावर को। तो इसके लिए वो पूरी कोशिशें कर रहे थे। तो अभी उनके दिलो दिमाग में उनके प्रति नफरत आ गई थी। तो उसी नफरत को ख़त्म करने के लिए हिटलर क्या चाहता था? सिर्फ जो प्योर नॉर्डिक आर्यंस थे उनको रखना चाहता था और उनके रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें भी वो अपने हिस्से में ले लेना चाहता था, लिविंग स्पेस फॉर देयर पीपल। लैंड फॉर मदर कंट्री, जो उसकी मदर कंट्री यानी जर्मनी थी, उसके लिए वो लैंड को एक्सीड करना चाहता था, एक्सटेंड करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा जो रिसोर्सेस थे, रिसोर्सफुल प्लेस थे, उनको भी वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता था ताकि जर्मनी के लोगों को अच्छा फ़ायदा हो सके, उसकी इकोनॉमी को सुधारा जा सके। तो इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल एनेबलिंग द सेटल ऑफ न्यू लैंड्स टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, ताकि वो प्योर जर्मन आर्यंस जो कि जहाँ पैदा हुए हैं अपनी पहचान बना सके। इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। तो वो अपनी बाउंड्रीज़ को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किधर इंक्रीज़ करना चाहता था? ईस्टर्न साइड में, यानी कि वो अपने लैंड एरिया को एक्सटेंड करना चाहता था फ्रॉम ईस्टवर्ड। तो जो पोलैंड पे उसने अटैक किया था वो इसी कोशिश के तहत था। जो राइनलैंड था, रिसोर्सफुल प्लेस जो जर्मनी का पहले से था, वो तो उसने अपने कंट्रोल में ले ही लिया था, लेकिन जो पोलैंड था उसे भी वो जर्मनी के साथ ही मिला लेना चाहता था और चेकोस्लोवाकिया को भी उसने जर्मनी में लगभग मिला ही लिया था। यानी 2 जगह ऐसी थी जो तो उसने मिला ली थी। अब पोलैंड पे जब उसने अटैक किया तो उसके बाद फिर जो दूसरे देश थे यानी वापस जो एलाइड पावर थी उन्होंने भी अब अपनी कमान कस ली और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रेडी हो गए। अब हिटलर के हारने का समय शुरू हो गया था। कह सकते हैं कि पोलैंड पे जो उसने अटैक किया था अपनी लैंड में उसको मिलाने के लिए, ये उसकी प्रयोगशाला में पहली प्रयोगशाला थी, यानी उसका पहला प्रयोग था जिसे उसने आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन वास्तव में वो आगे बढ़ा नहीं पाया और हार गया। यानी कह सकते हैं पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एक्सटेंड देयर लैंड। हिटलर इंटेंड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। सो दैट इज नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी कि नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि जो नॉर्डिक आर्यंस थे वो ही टॉलरेबल थे। अभी हम इसके हार्ड वर्ड्स देखेंगे कि नॉर्डिक आर्यंस क्या होते हैं।
नॉर्डिक आर्यंस वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एट आर्यंस। मतलब जो उन्होंने उसको क्या नाम दिया था रिलीजन को, आर्यंस, यानी प्योर आर्यंस ही जर्मनी में सरवाइव कर सकेंगे, दूसरे नहीं। तो वो नाजी आइडियोलॉजी के जो लोग थे वो आर्यंस कहलाते थे। और वो आर्यंस कैसे थे? प्योर ब्लडेड। दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन। वो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में रहा करते थे और किसको बिलोंग करते थे? जर्मन को, यानी जर्मन रेशियल ग्रुप था उसको बिलोंग करते थे, जो क्या कहलाते थे? नॉर्डिक आर्यंस। थैंक यू।